नमस्कार। गेहूं में कौन सा खाद कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और किन खादों के साथ मिला के देना चाहिए, ये हमारे देश में बहुत कम किसानों को पता है। विशेषकर ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र जैसे कि जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सल्फर है, इनको हम किन खादों के साथ मिला के दें, कब दें, किन खादों के साथ इनका रिएक्शन होता है, किन खादों के साथ इनकी कंपेटेबिलिटी वो सही होती है, ये तो विशेषकर हमारे देश में बहुत कम किसानों को पता है। तो साथियों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे गेहूँ फसल में हम किन किन खादों को किस अवस्था के अंदर दें और कब दें, कितनी मात्रा में दें, किन खादों के साथ मिला के दें, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों गेहूँ फसल में सबसे जरूरी और सबसे मुख्य पोषक तत्व जिसका नाम है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट को हम किस टाइम के ऊपर कितनी मात्रा में अपने गेहूं फसल के अंदर दें, तो देखिए भैया, इसके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा होती है 46% और नाइट्रोजन होता है 18%। अब फॉस्फोरस है ना, वो गेहूं फसल के अंदर सबसे जरूरी मुख्य पोषक तत्व है। अब फॉस्फोरस की बदौलत गेहूं फसल के जो नीचे का जो जड़ तंत्र है ना, वो अच्छा विकसित होता है। और गेहूं फसल के एक पौधे के अंदर जितनी अच्छी नीचे जड़ें होंगी, जितनी गहराई तक जड़ें होंगी, जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी, उतनी आगे चलकर उसके अंदर निकलने वाले जो टिलर्स है ना, उनकी संख्या होगी, ज़्यादा कल्ले होंगे और जो कल्ले निकलेंगे ना, वो ऊपर तक जाके पूरे वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील हो पाएंगे। और एक सिंगल जो गेहूं का पौधा होता है, जो इसको स्टैम्प होता है ना, उसकी मजबूती के अंदर सबसे बड़ा योगदान होता है फॉस्फोरस का। अगर वो पौधा मजबूत होगा, तगड़ा होगा, गबरू होगा, तो आगे चलकर उसके अंदर निकलने वाली जो बालियां हैं वो भी लंबी होगी, हेल्दी होंगी और उसके अंदर जो भरने वाले दाने हैं ना, वो भी ज़्यादा होंगे। दूसरा, अगर विपरीत परिस्थितियों के अंदर, अगर हवाओं के अंदर भी आप सिंचाई कर देते हो, वो गिरेगी नहीं। तो भैया DAP की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारी फसल के अंदर, फॉस्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब इसको अपन किस टाइम के ऊपर डालें, कितनी मात्रा में डालें, तो भाइयों देखिए, DAP खाद जहाँ पर अपन डाल देते हैं ना, वहीं पर वो पड़ा रहता है, वो फिक्स हो जाता है। उस फॉस्फोरस तक, उस DAP के दाने तक हमारी फसल की जड़ों को पहुंचना पड़ता है। तो इसको भैया मैं बता रहा हूं आपको, इसका 100% मात्रा है। जैसे कि आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हो, तो आपको 1 एकड़ ज़मीन में एक पूरा बैग 50 किलो का आपने डालना है। तो उसकी पूरी मात्रा आप कोशिश कीजिए शुरुआती चरण में, जब आप गेहूं की बुआई कर रहे हो, तो उसके अंदर आप बेसल डोज में दे दीजिए। तो ये तो बात हुई भैया DAP की। अब बात करते हैं दूसरे खाद की जो बहुत ही आवश्यक होता है, उसका नाम है पोटास। अब पोटास है ना, जैसे इसके रेट बढ़े वैसे हमारे देश के अंदर किसान इससे कुछ मुंह मोड़ने लग गया। लेकिन मैं बता देता हूं कि पोटास की इंपॉर्टेंसी गेहूं की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पोटास अपने खेत के अंदर नहीं डालोगे और दूसरे खाद आप चाहे कितने ही भर भर के डाल लीजिए, उनकी अवेलेबिलिटी है ना, वो अच्छे से पूरे पौधे के अंदर नहीं हो पाएगी। पोटास है वो परिवहन का काम करता है। जितने भी आपके खेत के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व हैं, ऊपर से आपने जो भी कोई खाद डाले हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले हैं, या नीचे से आपने सिंचाई की है, उनको पौधे की पूरे भाग तक पहुंचाने का जो काम करता है वो पोटास करता है। अब पोटास की हमें मात्रा कितनी लेनी चाहिए और कब इसको अपन गेहूं की फसल के अंदर हमें देना चाहिए, तो देखिए भैया, लगभग कम से कम 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें पोटास है वो शुरुआत में अगर हम बेसल डोज में ही दे देते हैं, तो इसकी जो बची हुई जो मात्रा है ना, लगभग 15 किलो या 20 किलो, इसको हम जब हमारे गेहूं की फसल बालियां निकाल रही होती है ना, उस टाइम के ऊपर अगर अपन फ्लड कर देते हैं, मतलब सिंचाई के अंदर दे देते हैं, तो भी इनके बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। वैसे किसान है ना, अक्सर क्या करता है, वो पोटास या तो डालता नहीं है, और डालता भी है ना, तो वो जब गेहूं की बुआई कर रहा होता है ना, उसी टाइम के ऊपर डाल देता है। लेकिन दोस्तों, गेहूं की फसल है ना, बहुत लंबी होती है। शुरुआती चरण में जो डाला हुआ पोटास है ना, वो लगभग आपके गेहूं के आधा पीरियड है ना, तब तक काम करेगा। उसके बाद भी पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके अंदर या तो आप इसकी जो आधी मात्रा है, या फिर 15 से 20 किलो जो पोटास है ना, उसको आप जब गेहूं की बालें निकल रही होती है ना, उस टाइम के ऊपर पानी के साथ फ्लड कर सकते हो, या फिर इसके अंदर आपको ऊपर से कुछ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे कि NPK 05234 है या NPK 0050 है, जिसके अंदर पोटास की मात्रा होती है ना, उसको आप ऊपर से फोलियर स्प्रे में दे सकते हो। तो उससे भी पोटास की आपको पूर्ति हो जाएगी। बाकी पोटास जरूरी है। इसके अलावा फिर बात आती है भैया तीसरे मुख्य पोषक तत्व, जिसका नाम है नाइट्रोजन यूरिया। अगर आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हो, तो यूरिया की कुछ मात्रा, लगभग 20% मात्रा, अगर आप 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया को अपनी गेहूं फसल के अंदर डालने जा रहे हो, तो इसकी 20 किलो मात्रा है ना, वो आपको बेसल डोज के अंदर दे देनी, ताकि जैसे हमारे गेहूं के पौधे जर्मिनेट हो, तो वो शुरुआती चरण से ही
नाइट्रोजन की उसको पूर्ति हो जाए। नाइट्रोजन किसी भी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर, उसके संपूर्ण विकास के अंदर सबसे बड़ा योगदान देता है, उसके क्लोरोफिल निर्माण के अंदर बहुत बड़ा योगदान देता है। और नाइट्रोजन की कमी के बगैर आप किसी भी फसल के अच्छा उत्पादन सोच भी नहीं सकते हो। ये मुख्य पोषक तत्वों के अंदर आता है और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी पड़ती है। अगर दूसरे खादों की तुलना में बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी लगभग 20% मात्रा है ना, वो हमें बुआई के टाइम पर दे देनी चाहिए। इससे अगली जो 50% मात्रा है ना, वो हमें पहली सिंचाई के ऊपर दे देनी चाहिए। और बची हुई जो मात्रा है ना, वो हमें दूसरी सिंचाई के ऊपर दे देनी है, मतलब 50 दिन से पहले पहले दे देनी है, ताकि हमारे गेहूं के एक पौधे से जो निकलने वाले कल्ले हैं ना, वो कल्ले अच्छे से बढ़ पाएँ, ऊपर तक वो पहुँच पाएँ और कल्ले हैं ना वो सभी प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील हो पाएँ। तो भैया ये बात हुई यूरिया की। अब बात कर ले तो कुछ ऐसे पोषक तत्वों की जिनकी बहुत थोड़ी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया। इनकी इंपॉर्टेंस है ना, वो मुख्य पोषक तत्वों के बराबर ही है। अगर इनकी कमी हमारी फसल के अंदर हो गई तो निश्चित तौर पर फसल का जो उत्पादन है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। चाहे आप ही जो मुख्य पोषक तत्व है ना, चाहे डीएपी, यूरिया, पोटास कितना ही आप डाल लीजिए, ये कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो उनके अंदर सबसे पहला है भैया जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट की हमारे देश की सभी मिट्टियों के अंदर अक्सर हमने देखा है कि सभी मिट्टियों के अंदर कमी पाई जाती है। जिंक की आवश्यकता हमारी गेहूं फसल के अंदर क्यों पड़ती है? जिंक है ना, वो क्लोरोफिल निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है और जिंक की बदौलत पौधे हैं ना, वो हरे भरे हो पाते हैं। उनके अंदर से जैसे गेहूं की फसल के अंदर निकलने वाले टिलर्स हैं, वो शुरुआती चरण में निकल तो जाते हैं। अगर हमारी फसल के अंदर जिंक की कमी हो गई तो पौधा है पीला पड़ जाएगा। चाहे आपने कितने ऊपर से दूसरे खाद डाल रखे हो, पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। और पौधा ग्रोथ नहीं करेगा तो भैया उसमें से निकलने वाले जो टिलर्स हैं वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील नहीं हो पाएंगे। जिंक को अपन किस तरह से डालें? अगर आप बेसल डोज में जिंक देने जा रहे हो तो आपको चिलेटेड फॉर्म में जो जिंक आता है ना, वो देना होगा 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, या फिर ऑक्साइड फॉर्म में भी आजकल जिंक आता है, कुछ सल्फर के साथ मिलकर आता है, उनको आप बेसल डोज में दे सकते हो। कोशिश कीजिए शुरुआती चरण में आप इस तरह से जिंक देने की। दूसरी अवस्था के अंदर जो जिंक सल्फेट आता है ना 21% या 33%, इसको आपको शुरुआती चरण में बेसल डोज में नहीं देना, क्योंकि बेसल डोज में आप डीएपी जैसे कुछ फॉस्फोरिक खाद दे रहे हो। अगर आप डीएपी जैसे फॉस्फोरिक खाद के साथ इस तरह के जिंक सल्फेट को मिला के दे देते हो तो दोनों को रिजल्ट है ना, वो वहीं पर शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। दोनों कुछ भी काम नहीं करेंगे, वो जमीन में पड़ के फिक्स हो जाएंगे। तो बेसल डोज के अंदर आपको या तो ऑक्साइड फॉर्म में जिंक आता है वो देना है, या फिर चिलेटेड फॉर्म में जिंक आता है वो देना है। रही बात भैया 21% या 33% जिंक की, तो वो आपको गेहूं की जब पहली आप सिंचाई कर रहे हो ना 21 दिन पे, 25 दिन पे, 1 महीने के ऊपर, तो वो आपको यूरिया के साथ मिला के देना है। 21% वाला जो जिंक होता है वो लगभग आपको 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। 33% वाला जिंक होता है वो लगभग 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है और यूरिया के अंदर मिला के और उसको आप ऊपर से छिटक के और ऊपर से सिंचाई कीजिए। क्योंकि जिंक सल्फेट खाद है ना, ये भी एक जगह पड़ने के बाद ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है। इसके अलावा फिर बात आती है सल्फर की। अब सल्फर को हम किस तरह से दें? अब सल्फर भी भैया हमारे जो द्वितीयक पोषक तत्व है ना, उनकी श्रेणी के अंदर आता है, मतलब इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमारे देश के खेतों के अंदर सल्फर की भी बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। सल्फर की भी पूर्ति हमें बहुत ज़रूरी करनी है, तभी हम गेहूँ फसल से बढ़िया उत्पादन सोच सकते हैं। तो सल्फर 2-3 तरह की आती है। एक तो होता है बेंटोनाइट सल्फर जो 90% आता है, दाढ़ वाली जो सल्फर जिसको बोलते हैं ना अपन। दूसरा होता है भैया 90% पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आती है ना वो। तीसरा होता है भैया 80% में पाउडर फॉर्म में सल्फर है वो। और आजकल कुछ ऐसी भी सल्फर आ रही है जो ऑक्साइड फॉर्म में जो जिंक है ना उनके साथ मिल के आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते, जब हम गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं उस टाइम के ऊपर हम कौन सी सल्फर यूज करें? तो भैया उसके अंदर तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको जो बेंटोनाइट सल्फर आती है ना, दाढ़ वाली सल्फर आती है, उसको आप गेहूं की बुआई करते वक्त बेसल डोज के अंदर दे दीजिए। लगभग 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से बहुत शानदार काम करेगी। ये धीरे धीरे रिलीज होगी और ये गेहूं की फसल को धीरे धीरे मिलती रहेगी। पौधा है ना वो धीरे धीरे अच्छे से विकास करता रहेगा। दूसरी बात करते हैं जो 90% या 80% वाली सल्फर होती है ना, उसको हम किस टाइम पर दें? देखिए इसको आप बेसल डोज में भी दे सकते हो, या फिर बेसल डोज में आप सल्फर नहीं दे पाए हो, जब आप पहले सिंचाई कर रहे हो उस टाइम के ऊपर इसको दे सकते हो, यूरिया वगैरह खादों के अंदर मिला के। दूसरी सिंचाई जब आप कर रहे हो उस टाइम के ऊपर भी आप इसको मिला के दे सकते हो। इस तरह से आप इन सल्फर को अपने खेत के अंदर दे सकते हो। इस तरह के जो ये खाद हैं, चाहे वो डीएपी हो, पोटास हो, यूरिया हो, चाहे वो जिंक सल्फेट हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, सल्फर हो, इनको आप अगर इस तरह से इतनी मात्रा में इन खादों के साथ मिला के दोगे तो 100% इनके आप अच्छे से रिजल्ट भी ले सकते हो, अपनी फसल का बढ़िया उत्पादन भी ले सकते हो और अपनी फसल को आप बीमारियों से बचा भी सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।